और अब खबरों को देखते हैं तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन गबन मामले में फारूक अब्दुल्ला से ये पूछताछ की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए का गबन सामने आने के बाद मामले की जांच जारी है। इसी मामले में फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने पूछताछ की। फारूक अब्दुल्ला को जांच एजेंसी ईडी ने अपने चंडीगढ़ दफ्तर में दोपहर 12:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले इसी केस में पिछले साल जनवरी में सीबीआई ने अब्दुल्ला से पूछताछ की थी। इस मामले में जांच फिलहाल जारी है। जब वही फंडिंग डॉक्टर फारूक साहब अपने घर में ले जाते हैं तो नेचुरली यूथ पे तो असर पड़ना है और वही एक सबब बनता है कि यहाँ एलिनेशन होती है। ये सही कदम नहीं है, ये बहुत अच्छा कदम है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे अनासिर को सजा मिलनी चाहिए और उनकी सही जगह है वो जेल है, उनको जेल भेजना चाहिए। जल्दी से जल्दी कोई फैसला होना चाहिए, क्योंकि जो ये पैसा, इसमें जिस पैसे का केस है वो प्लेयरों का पैसा है, खिलाड़ियों का पैसा है, और वो पैसा जितनी जल्दी रिकवर हो, उस पैसे का जितनी जल्दी हल निकले, उतना फायदा हमारी स्टेट के क्रिकेटर्स को है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस घोटाले का इंकशाफ साल 2012 में उस वक्त हुआ जब जेकेसीए के चेयरमैन मोहम्मद असलम गनी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए के गबन का इल्जाम जेकेसीए के जनरल सेक्रेटरी सलीम खान और खजांची एहसान मिर्जा पर लगाया था। इस रकम को ऐसे खाते में ट्रांसफर किया गया था जिसका ताल्लुक जेकेसीए से नहीं था। हालांकि जिस बैंक में ये पैसे ट्रांसफर किए गए उस बैंक का कहना है कि इन पैसों को खाते से तब छोड़ा गया जब बैंक के पास जेकेसीए के उस वक्त के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला के दस्तखत वाला ऑथराइजेशन लेटर उन्हें दिखाया गया। बैंक के मुताबिक 27 जून 2008 को उन्हें ये लेटर हासिल हुआ था। साल 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 113 करोड़ रुपए के गबन का मामला सीबीआई को सौंपा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस गबन के इस केस में सही ढंग से जांच नहीं कर पा रही है। बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मामनत मिली थी। उसके बाद 51 करोड़ तक ये मामला पहुंच गया, जिसमें 10 करोड़ रुपया जो है वो इंटरेस्ट उस पैसे में चढ़ा जो बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को वागुजार किया था। उस वक्त के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे इल्जाम आयद किया कि ये पैसा जो है सही मानों में क्रिकेट खिलाड़ियों पर खर्च नहीं किया गया। वक्त गुजरता गया और ये मामला सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उस वक्त के एसएसपी सईद आशिक बुखारी श्रीनगर में एसएसपी के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे और खानियार बैंक जम्मू कश्मीर ब्रांच में इस पैसे को दूसरे अकाउंट में जमा किया गया। मोहम्मद असलम गोनी ने इंकशाफ करते हुए कहा कि 1 करोड़ की ज्यादा मालियत का पैसा जो है वो किसी ऐसे अकाउंट में डाला गया जिसका जेकेसीए के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं था। वक्त गुजरता गया और खानियार जम्मू कश्मीर बैंक से ये तफसीलात जानने की कोशिश की गई, आखिर ये पैसा जो है किस अकाउंट से किस तरफ जा रहा था। बाद में हीला बहाना कर दिया गया कि सैलाब ने सारा रिकॉर्ड तबाह कर दिया। देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर अब्दुल्ला के खिलाफ आज का ये जो ईडीआई का क्वेश्चनिंग अवर रहा, इसमें किन बातों का इंकशाफ हुआ होगा और आने वाले दिनों में किस तरह से डॉक्टर अब्दुल्ला को मजीद सवालात फेस करने होंगे। कोर्ट कह चुका है कि इस फर्जी फंड को बीसीसीआई मुंबई से रिलीज किया गया है, इसलिए क्राइम ब्रांच को जांच में दिक्कतें पेश आएंगी क्योंकि जांच का दायरा उस रियासत तक महदूद है। सीबीआई पहले भी इस केस में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसी केस में पिछले साल जनवरी में सीबीआई ने फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की थी। इस मामले में जांच फिलहाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं महबूबा मुफ्ती ने ईडी की पूछताछ की टाइमिंग पर ही सवाल उठा दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि जेके क्रिकेट घपला एक पुराना मामला है और जिसकी काफी वक्त से जांच चल रही है। ईडी ने फारूक साहब से उस वक्त पूछताछ की जब जम्मू कश्मीर की पार्टियां एक होकर अपने यूनिक आइडेंटिटी की हिफाजत के लिए खड़ी हैं। देखिए, जो क्रिकेट स्कैम है, जो क्रिकेट घोटाला, ये बहुत पुराना, ये आज की कोई नई बात नहीं है और कई सालों से उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज अचानक मरकजी सरकार को ये मौका क्या मिला कि वो आज ही फारूक साहब के जो है सवाल जवाब कर रहे हैं, उनकी जवाब तलफी कर रहे हैं, जबकि यहाँ तमाम जमातें जो है मेन स्ट्रीम पार्टीज ने इकट्ठा होके 35A के दिफा के लिए इकट्ठा होना का फैसला किया है। तो ऐसे वक्त में क्रिकेट स्कैम को बाहर निकालना, क्रिकेट घोटाले को 5 साल में तो कुछ नहीं किया, आज अचानक इस पे बात करना, लगता है कि इसमें एक दबाव डाला जाता है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिकल लीडरशिप पे।
जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक मर्तबा फिर से मुल्क के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वालों और पाकिस्तान परस्तों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान को तोड़कर आजादी नहीं मिलेगी। मुल्क को तोड़ने की साजिश करने वालों और पाकिस्तान परस्तों को गवर्नर सत्यपाल मलिक ने साफ पैगाम दे दिया है। गवर्नर मलिक ने कहा है कि जिन्हें हिंदुस्तान पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने टुकड़े टुकड़े गैंग को वार्निंग दी है। उन्होंने एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान के साथ जाना ही आजादी समझते हैं वो पाकिस्तान ही चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान को तोड़कर कोई आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, वो आपको क्या संभालेगा। यही बात यहाँ के लोगों को समझाना है, बच्चों को समझाना है। यहाँ तरक्की करनी है। यह मसला बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत से हल होगा, तालीम से हल होगा। और अगर तुम आजादी पाकिस्तान के साथ जाना समझते हो आजादी है तो चले जाओ, परली तरफ कौन रोक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को तोड़ के कोई आजादी नहीं मिलेगी। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां यहाँ की आवाम को आजादी के ख्वाब दिखाती है। कश्मीर में जल्द ही एक नई लीडरशिप पैदा होगी जिसे पता है कि परेशानी क्या है और उसका मसाइल क्या है। कश्मीरियों को कोई लीडर या सरकार नहीं बल्कि तरक्की चाहिए। हमें कोई चुनाव की जरूरत नहीं, हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है, हर आदमी अपने सड़क चाहता है, पुल चाहता है, स्कूल चाहता है, तो वो उसको देने की जरूरत है। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चंडीगढ़ के नवोदय विद्यालय समिति के 2 रोजा प्रिंसिपल कन्वेंशन का इफ्तिताह करने के बाद मौजूद लोगों को खिताब करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मीडिया से लेकर सियासतदानों तक को कश्मीर की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दिल्ली में मंगल की देर शाम बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पर बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा की सदारत में हुई इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मेंबरशिप मुहिम की जानकारी दी गई। जराये के मुताबिक मीटिंग में यह बताया गया कि कश्मीर वादी में बीजेपी ने अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर बनाए हैं। जराये के मुताबिक मीटिंग में कश्मीर के मौजूदा हालात और असेंबली इंतखाबात को लेकर भी चर्चा हुई और इस मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी राम माधव, जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह समेत जम्मू कश्मीर के कई लीडरान शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दिल्ली में मंगलवार देर शाम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदस्यता अभियान की जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह बताया गया है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने अभी तक 1 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कश्मीर के मौजूदा हालात और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में महासचिव राम माधव, जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत जम्मू कश्मीर के कई नेता शामिल हुए। सूत्रों का कहना है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। और वहीं श्रीनगर में शाह फैसल ने सिग्नेचर मुहिम की शुरुआत की है, जहां पर जी सलाम से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कैंपेन पर रोशनी डाली। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मोमेंट आज से अपना मोमेंट शुरू कर चुका है और जो मोमेंटम इस पार्टी को चाहिए था, डिलिमिटेशन, उसके बाद कई एक पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनके साथ सिग्नेचर कैंपेन जो है आज से जर्नी शुरू हुआ। डॉक्टर शाह फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सिग्नेचर कैंपेन पे आएंगे, पहले कि ये आज से शुरू हुई, किन किन इलाकों में जाएंगे, और वहीं दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, 35 से 370 और डिलिमिटेशन के इशू को ज्यादा आगे ला रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो सिग्नेचर कैंपेन है ये पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट की सिग्नेचर कैंपेन है। JKAIP और JKPM की जॉइंट एक मुहिम है ये, ताकि पूरी दुनिया को बताया जाए कि रियासत के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि रियासत के सभी इलाकों में जाएं। ये रियासत के कश्मीर से स्टार्ट होकर जम्मू से लद्दाख से गुजरेगी अगले कुछ दिनों तक, और हम तमाम मज़ाहिब के, तमाम तबकों के, तमाम रीजन्स के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि एक मैसेज चला जाए कि ये कोई कश्मीरी मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू के डोगरे की भी लड़ाई है, लद्दाख के बुद्धिस्ट की भी लड़ाई है, कि स्पेशल स्टेट्स को बचाया जाए। मुझे लगता है वो मकसद है इस चीज़ का। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान करते हैं उन्हें पाकिस्तान जाना चाहे, सरजमीन को हम टुकड़ों में बंटने की इजाज़त नहीं देंगे।
किन लोगों की तरफ उनका इशारा था और क्या गवर्नर साहब के जो अल्फाज हैं JKPM और PAF किस तरह से देखते हैं? हम, मुझे लगता है, हमेशा से जम्मू कश्मीर करते आए हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे बात नहीं की है। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि रियासती सरकार को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो रियासत है, इसके लोगों की अपनी भी कुछ एस्पिरेशंस है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकज़ में रख के, सेंटर में रख के फिर अपनी आर्गूमेंट को आगे बढ़ा। मुस्लिम ख्वातीन को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के वादे को मोदी हुकूमत ने पूरा कर दिया है। 3 तलाक बिल 2019 विमेन राइट्स प्रोटेक्शन लॉ पर पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों की मोहर लग चुकी है और अब सदर जमहूरिया की मोहर लगते ही यह कानून इफेक्टिव हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा। इसके बाद एक वक्त में अपनी अहलिया को तलाक 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 कहना जुर्म होगा और मुलजिम को 3 साल तक कैद और जुर्माना भरना पड़ सकता है। मामले में मुस्लिम ख्वातीन खुश है तो वहीं श्रीनगर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल के पास होने से खुश नहीं हैं। ट्रिपल तलाक बिल पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर में क्या लोगों की राय है, हमने जानने की कोशिश की। काफ़ी तादाद में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे कि ट्रिपल तलाक बिल पे आपकी क्या तजवीज़ है? सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए था या जिस अक्सरियत के साथ ये पास किया गया है इसमें फेरबदल किया जा सकता है? देखिए, बात एक्चुअली ये है कि पहली बात जो है कि ट्रिपल तलाक का मसला जहाँ तक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है रिलीजियस इंटरफेरेंस। It is absolute brute power that they are using democratically a brute power to in a way make things difficult for a minority community. और उनसे राय लेनी चाहिए थी, तब जाके इस पर एक कंसेंसस बनता। ऐसा नहीं कि ट्रिपल तलाक ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए, जो हमारा दीनी फरीज़ा है उसके हमें क्लियर कट इंडिकेशन है कुरान शरीफ में भी, जो वाकई हमारे हदीस मुकद्दस भी है, और जो रिलीजियस है, व्हाट आर द डायरेक्शंस फ्रॉम आवर रिलीजियस रिगार्डिंग द ट्रिपल तलाक? जी देखिए, पहले ही रोज़े अव्वल से ही ये मुतनाज़ा रही है, पहले पार्लियामेंट में और उसके बाद अब राज्यसभा में गो की है, राज्यसभा में पास हो गई। लेकिन देखना तो ये ज़रूरी है कि किसी खास मजहब पर यलगार तो नहीं हो रही है, क्या कंसेंसस हो रहा है। पार्लियामेंट को इस तरह के मसाइल को हसास तरीके से डील कर लेना चाहिए था। सिलेक्टेड कमेटी थी, सिलेक्टेड कमेटी को जाना चाहिए था, जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी को जाना चाहिए था। बिल्कुल खिलाफ, ये मुसलमानों का अपना फैसला है, हमें क्या करना है, कुरान की तहत क्या करना है, लेकिन बीजेपी के तहत नहीं ये फैसला हम मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आम लोगों के तासुरात। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर राज्यसभा में कल 99 वोट हासिल करने के बाद ये बिल पास किया गया। हालांकि CPIM के साथ साथ JDU और उसके बाद PDP के 2 अरकान जो थे उन्होंने एब्सटेन किया और बिल की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर से आवाज़ है कि इस बिल को जिस तरीके से, जिस खदोखाल के साथ पेश किया गया, उस पर उन्हें एतराज़ है। फारूक वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, हारको हाउस, श्रीनगर, राजबाग। और वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि PDP के जो भी मेंबर राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ वे कार्रवाई करेगी। देखिए, इसमें बिल्कुल साफ बात है कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी करार दिया है, तो ऐसे में जो एक मुसलमान आदमी को, जो एक खामुंद है, जो ऐसा करता है, तो उसको मुजरिम करार देके जेल में डालना, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी गलती है। देखिए, हम ये बहुत गलत है, उनको इसके खिलाफ वोट डालना चाहिए था। मुझे बाद में पता चला कि वो वहाँ से बाहर चले गए, तकरीर तो उन्होंने इसके खिलाफ की, बाहर चले गए, उनके खिलाफ जो है हम एक्शन लेंगे। का चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कल राज्यसभा में PDP के मेंबर्स एब्सेंट थे उनके बारे में उनको कुछ इल्मियत नहीं, लेकिन उसने ये साफ तौर पर कहा कि उन मेंबरों को इसके खिलाफ वोट डालना था, लेकिन अब वो इस बात को लेके उनसे बात करेगी। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, शोपियान। और वहीं JKPM के बानी शाह फैसल का 3 तलाक बिल पर कहना है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं इंजीनियर रशीद का कहना है कि बिल बिना पूरी तैयारी के ही पास करा लिया गया, जो कि अफसोसनाक है। ट्रिपल तलाक बिल पर राज्यसभा में 99 वोट मिलने के बाद पास हुआ। हालांकि कुछ मेंबरान एब्सटेन किए, जिसमें JDU, CPIM, PDP वगैरह शामिल हैं। आप क्या कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और ट्रिपल तलाक की बिल पे काफ़ी ज़्यादा ये सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजी गई, क्या आप तैयार हैं कि अगर कानूनी जंग इस पर शुरू हुई आप साथ साथ रहेंगे? देखिए, वो सारी लेजिस्लेशंस जो किसी खास मजहबी ग्रुप पे टारगेटेड होती हैं, हमारा मानना है उन सारी लेजिस्लेशंस से पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली डील करना चाहिए। सबसे पहली बात ये थी कि इसको
सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन सारे पार्लियामेंटेरियंस पे आती है जिनको एक्सपेक्ट ये था कि कल वो वहां पे आवाज उठाएंगे। हमारे यहाँ स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, कल अगर आप रिपोर्ट देखेंगे जो आई है वो ये आई है कि अगर इन पार्टीज ने एब्सटेन नहीं किया होता तो शायद ये बिल कभी पास नहीं हो सकती थी। तो कैटेगोरिक एविडेंस है कि इन पार्टीज ने एब्सटेन करके उस बिल को पास कराने में मदद की है, और ये रिफ्लेक्ट करता है उस हिपोक्रेसी को जो ये यहां बात करते हैं और फिर दिल्ली में बात करते हैं। और वहीं 3 तलाक बिल राज्यसभा से पास होने के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला में एक मरतबा फिर से ट्विटर वार छिड़ गया है, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, 3 तलाक बिल को पास कराने की जरूरत को समझ नहीं पा रही हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे गैर कानूनी करार दे चुका था। मुस्लिम तबके को सजा देने के लिए यह गैर जरूरी दखल अंदाजी है। महबूबा मुफ्ती की इसी ट्वीट को शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा और पूछा कि महबूबा मुफ्ती जी, आपको ये चेक करना चाहिए था कि इस ट्वीट से पहले आपके मेंबरान ने कैसे वोट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने पार्लियामेंट न पहुंचकर सरकार की मदद की, क्योंकि बिल पास कराने के लिए उन्हें ऐवान में नंबर चाहिए थे। उमर अब्दुल्ला के इस कमेंट के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उमर साहब, आपको ये जेब नहीं देता, क्योंकि आपकी अपनी ही पार्टी थी जिसने 1999 में बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए सोज साहब को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। रियासत के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने पीडीपी और एनसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रियासत के लीडर जिस तरह से इस्तेयाल अंगेज बयान दे रहे हैं, उससे रियासत के लोगों में डर फैल रहा है। वे इसी डर की मदद से अपनी सियासत चलाते हैं। 35 पर उन्होंने कहा कि इस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को फैसला लेना है, और जो भी होगा रियासत के लिए अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने रियासत में अकेले इंतखाबात लड़ने का ऐलान भी किया और कहा कि हम पूरी तरह से तैयार है। फिर से 35A का खतरा शुरू हो गया, लोगों को डराने का काम शुरू हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको ये होना है, वो होना है। जो होना है कानूनन जो कुछ भी इस राज्य के हित के लिए करना है वो काम भारत सरकार करेगी, यहां का प्रशासन करेगा, और जो भी करेंगे इस राज्य के हित के लिए करेंगे, इस राज्य के जनता के हित के लिए करेंगे। इसलिए कोई आज आकर हमको गोले बारूद का धमकी देने से कोई यहां डरने वाले लोग नहीं है, वो दिन गए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव कराना चाहती है तो हमारी पार्टी उसके लिए तैयार है, हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जम्मू में, लद्दाख में और कश्मीर घाटी में, तीनों जगह हम इस चुनाव की तैयारी की प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है मित्रों। और हमारे पार्टी किसी एलायंस के बगैर अकेले इस चुनाव में पूरे राज्य में चुनाव लड़ेगी। महबूबा मुफ्ती कमजोर पड़ रही पार्टी को नई मजबूती देने के मकसद से साउथ कश्मीर के दौरे पर पहुंची, जहां अनंतनाग और कुलगाम में उन्होंने पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सहाफियों से कहा कि मीटिंग का मकसद आने वाले दिनों में वादी के हालात को लेकर हिकमत अमली तैयार करना है। आज हमने यहाँ पहले तो अनंतनाग में, उसके बाद यहाँ कुलगाम में, इसके बाद शोपियान जाएंगे, उसके बाद पुलवामा जाएंगे। हमने कुछ खास वर्कर्स को आज बुलाया था, उनको ये बताने के लिए कि जो इस वक्त पेशन गोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें हो रही हैं कि 35A के ऊपर हमला हो सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसके हवाले से हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। न सिर्फ खाली लीडर्स बल्कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है, हमारे वर्कर्स को सबके घर जाना चाहिए और सबको इसके को इस्तिदा करना चाहिए कि भाई इस वक्त हम जो हमारी इलेक्शन की लड़ाई है उसको अलग रख के मिलजुल के काम करेंगे, और जम्मू कश्मीर के जो 35A है उसकी हिफाजत के लिए हम जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरहद पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एक मरतबा फिर से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। गुज़िश्ता रात पाक फौज ने हिंदुस्तानी सरहद पर गोलीबारी की। इतना ही नहीं, सरहद पार से कई मोर्टार भी दागे गए। बांदीपुरा के गुरेज इलाके में क्रॉस एरो से गोलीबारी में एक ख्वातीन और सेहत महकमा का एक मुलाजिम जख्मी हो गया, जिसने आज सुबह श्रीनगर के SMHS अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। LOC पर फायरिंग से गुरेज सेक्टर में दहशत का माहौल है। इलाके के इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया है और जम्मू के अलावा कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में 4 शहरी जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है। और हम यहाँ पे आए थे, हम अपने डेरे पे बैठे हुए थे
तो शेलिंग शुरू हुई तो हमें यहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो है मेडिकल वालों ने हमें लाके अपने बैंकर में रखा और हमें अच्छी सेफ्टी दिया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। 2002 से हम बड़ी चैन और आराम से बैठे थे। बड़ी बदकिस्मती से आज फिर फायर खुला, तो अचानक फायर खुलने से लोग डरे हुए हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लोग इस वक्त इतना डर और खौफ के आलम में इस वक्त पूरी जो जितनी भी वादी गुरेज और मेहमान का खास करके हमारे मेहमान आए थे, बड़ी बदकिस्मती से उनका भी कुछ उथल पुथल हुआ, वो भी भागने लगे। तो बड़ा ये मुश्किल है। आज सब लोग हम इस वक्त बैंकरों में घुसे हैं। हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं, हमारे लेडी डॉक्टर हजरात, हमारे पेशेंट जो इस वक्त गैनी के पेशेंट्स हैं वो इस वक्त बैंकरों में हैं। बढ़िया। फरवरी के महीने में वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर समेत 16 रियासतों में हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया गया। आमतौर पर लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जाने के मकसद से जारी इस हेल्पलाइन नंबर से रियासत के लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है। वजारत दाखिला की जानिब से शहरियों की परेशानी कम करने और जराइम रोकने के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी मदद मिल रही है। हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके कोई भी शख्स पुलिस की मदद ले सकता है। रियासती पुलिस के मुताबिक 4 महीने में 10 लाख लोगों ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके पुलिस की मदद मांगी है, जिनमें से ज्यादातर का निपटारा किया गया। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर इसके लिए अलग सेल बनाया गया है। इस सेल में खातून पुलिस एहलकारों को भी शामिल किया गया है, जो ख्वातीन को पेश आ रही परेशानियां सुनती हैं और उन पर कार्रवाई करती है। टीजिंग केस तो डेली हमारे पास आते रहते हैं। अननोन कॉलर्स कभी कॉल करते रहते हैं, अननेसेसरी कॉल्स, अब्यूजिव कॉल्स, ऐसे हमारे पास कॉल्स आते हैं। 112 अभी 50-50 पे है। 50 तो अभी कॉल्स आ रही है हमारी 100 पे ही और 50 हमारी आ रही है 112 पे। 112 बेसिकली एक सिंगल इमरजेंसी नंबर है जो पूरी स्टेट के लिए एंड इनफैक्ट पूरी कंट्री के लिए कॉमन नंबर रहेगा। आपको पता होगा कि पास्ट में हमारे पास काफ़ी इमरजेंसी नंबर्स थे, लाइक वी हैड 100, 102, 181 डिफरेंट नंबर्स। तो उनको मेमोराइज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड व्हेन यू आर इन केस इन अ सिचुएशन, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, उस टाइम ये मेमोराइज, ये याद करना कि किस नंबर को कॉल करना है काफ़ी हेक्टिक रहता है। सो इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सिंगल इमरजेंसी नंबर हर किसी इमरजेंसी के लिए रखा है, दैट इज़ 112। पुलिस एहलकारों ने जानकारी दी कि कई मरतबा उन्हें फेक कॉल्स भी आती हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह जरूरतमंदों को भी परेशानी हो सकती है। पुलिस एहलकारों ने गुजारिश की है कि ये नंबर आवाम की इमरजेंसी खदमात के लिए जारी की गई है, लिहाजा नंबर पर फेक कॉल ना किए जाए। सर, न्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अर्स इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, तो काफ़ी रिस्पॉन्ड मिला है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम देखें बहुत सारी कॉल्स आती हैं और एटलीस्ट हमें 24 घंटे में 5000 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी आती हैं जिनको हम एक्शन लेना पड़ता है। जैसे इसमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, वुमेन रिलेटेड आती हैं। आपको बता दें कि फरवरी में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS की शुरुआत की गई थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस ITSSO और सिक्योर सिटी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल भी शामिल है। जरूरी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक ERSS पुलिस 100 नंबर, फायर ब्रिगेड 101 नंबर, हेल्प 108 और ख्वातीन के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर का सोलो नंबर 112 है। इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुंचने के लिए कोई शख्स फोन से 112 डायल कर सकता है या इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर यानी ERC पर पैनिक कॉल के लिए अपने स्मार्टफोन के पावर बटन को दबा सकता है। अगर आम फोन है तो 5 या 9 नंबर को कुछ देर के लिए दबाकर इमरजेंसी मैसेज दिया जा सकता है। अमेरिका के 911 की तरह अलग अलग इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक नंबर 112 को धीरे धीरे पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। फिलहाल ये 16 रियासतों में काम कर रहा है। श्रीनगर से सैयद तजमुल की रिपोर्ट, जी सलाम।